ऑल राइट, ये आप लोगों को विजिबल है? यस सर। यस सर। सो ये एक छोटा सा टॉपिक है, जियोडेसिक डेविएशन। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं जो हमने बेसिकली डिस्कस किया हुआ था, जो हमने पढ़ना था। ठीक है, सो ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसकी भी वीडियो में बना के यूट्यूब पे अगेन अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को वो मिल भी जाएगी। ठीक है, जियोडेसिक डेविएशन। ठीक है, सो हम देखना चाह रहे हैं कि जो अभी हम बेसिकली एक किस्म की कि हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हम कर्व्ड स्पेसिस को और फ्लैट स्पेसिस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो हम बेसिकली चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा मेथड डेवलप कर लें कि हमारे पास कर्व्ड स्पेसिस को और जो फ्लैट स्पेसेस हैं उनको आइडेंटिफिकेशन कोई हमारे पास प्रोसीजर पता लग जाए, हमारे पास कोई मेथड डेवलप हो जाए। ठीक है, हम बेसिकली शुरू से यही चाह रहे हैं कुछ। तो उसमें एक जो है ना, एक जो तरीका है वो हम देख सकते हैं जियोडेसिक डेविएशन का। ठीक है, नाउ यूक्लिडियन फ्लैट ज्योमेट्री में कि हमारे पास एक रिजल्ट है जिसको हम एज इट इज ही पढ़ लेते हैं और फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, कि इनिशियली पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल फॉरएवर। आप कोई भी फ्लैट स्पेस टाइम ले लो और उसमें आप दो पैरेलल लाइंस बना दो, तो वो हमेशा ही पैरेलल रहेंगी। ठीक है, वो लाइंस अपनी इस प्रॉपर्टी से कभी डेविएट नहीं करेंगी। राइट? ठीक है ना? यस सर। क्योंकि जियोडेसिक क्या होती है कि फ्री पार्टिकल का पाथ। राइट? सो जियोडेसिक जब हमारे पास फ्री पार्टिकल का पाथ है, ठीक है, तो फ्लैट स्पेस टाइम में जो पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। बिल्कुल इसको ऐसे ही समझें जिस तरह हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ठीक है, कि आप अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो हमेशा जो पार्टिकल है वो अपना स्ट्रेट लाइन मोशन ही परफॉर्म करता रहेगा और ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं कर्व्ड स्पेसिस पे। सो लेट अस कंसीडर अ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ जियोडेसिक गैमा एस। ठीक है, जियोडेसिक हमारे पास होता है ना, कोई डिफाइन हो रहा है जिस तरह से हम अगर याद करें जियोडेसिक इक्वेशन, तो जियोडेसिक इक्वेशन में एक्स म्यू होता है जो कि एक जियोडेसिक को डिफाइन कर रहा होता है, और एक्स म्यू एक जो है वो हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जिसको हम जियोडेसिक इक्वेशन कहते हैं। सो उसमें हमने यहाँ पे कह दिया गैमा एस टी। ठीक है, जहाँ पे जो हमारे पास जियोडेसिक है वो मतलब कि एक किस्म का कह लें, या हम कह लें कि हमारे पास कोई पैरामीटर है टी जिस पे वो डिपेंड कर रही है। जिस तरह से हम इसको यूं समझें कि हम फिजिकली अगर हमें समझना है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पेपर के ऊपर, तो और उस डायरेक्शन को हमने एक्स कह दिया, तो हमारे पास जो लाइन है वो एक्स का फंक्शन हो जाएगी। ठीक है ना? सो इसी तरह हमारे पास एक पेपर है। ठीक है, और एक डायरेक्शन आपके पास एक्स होगी तो दूसरी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, वाई होगी। ठीक है ना? तो हमारे पास बेसिकली उस पेपर के ऊपर मैं इन्फिनिटली जो है वो बना सकता हूँ, जियोडेसिक्स बना सकता हूँ। ठीक है ना? ऐसे ही है ना, इन्फिनिटली लाइंस बना सकता हूँ और हर लाइन एक जियोडेसिक को रिप्रेजेंट कर रही होगी, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, पेपर की बात कर रहे हैं हम, तो स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं, और वो हमारे पास हर स्ट्रेट लाइन जो है ना वो हमारे पास एक जियोडेसिक को रिप्रेजेंट कर रही होगी ना, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये जो पेज नजर जिस पे लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास एक लाइन तो हमें क्लियरली नजर आ रही है, हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, दूसरी कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास वर्टिकली है। ठीक है ना? तो हमारे पास एक फैमिली ऑफ जियोडेसिक्स बन जाएंगी। ठीक है, और जो जियोडेसिक होगी वो हमारे पास इन दोनों जो पैरामीटर्स हैं उनका फंक्शन होगी। एक को हम x कह देते हैं, एक को हम y कह देते हैं। मोस्ट जनरल केस में हम जब जाते हैं कर्व्ड स्पेसिस में, तो एक को हम s कह देते हैं और एक को हम t कह देते हैं। ठीक है, सो जियोडेसिक को हम ये समझें तो ये हमारे पास हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है, ये जो लाइंस हैं, ये जो चार लाइंस बनी हुई हैं, ये हमारे पास जियोडेसिक्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास दो पैरामीटर्स का फंक्शन है, एक t और एक s। ठीक है, सो
अभी जो जियोडेसिक्स हमने बनाई हुई है वो हमारे पास हर जियोडेसिक जो है उसके लिए एस की वैल्यू फिक्स हो गई है और वो टी की वैल्यू के ऊपर क्या कर रही है, रन कर रही है। ठीक है, अगर मैं इस डायरेक्शन में बना दूं, ठीक है, तो हम चाहें तो ऐसी भी जियोडेसिक बना सकते हैं जिसमें टी की वैल्यू फिक्स हो जाए और वह एस की वैल्यू के ऊपर रन करना शुरू कर दे। ठीक है, सो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें सिर्फ दिखाने के लिए कि जिसमें हमारे पास ताकि हमें एक सेंस समझ आ जाए कि हमारे पास जो जियोडेसिक है वो एक वैल्यू के ऊपर रन कर रही है और एक वैल्यू के ऊपर फिक्स है। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ओके, सर ये टी टाइम है या वैसे ही कोई फंक्शन है? इसको बेसिकली हम टाइम कह भी सकते हैं। ठीक है, इसको लेकिन अभी टाइम कंसीडर ना कीजिए। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स इट इज अ काइंड ऑफ टाइम ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जनरली सिर्फ और सिर्फ टाइम कह दें तो हमें हमें फिर टाइम के साथ स्टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको इस वजह से एक सिर्फ टाइम नहीं कह रहे हैं, हम इसको कोई पैरामीटर कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जब हम एक अभी तो हम जनरली समझने के लिए इसको अफाइन पैरामीटर कोई पैरामीटर टी कह रहे हैं ना, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल पर आएंगे तो हमारे पास हो सकता है कि एक पैरामीटर टी ही हो और दूसरा पैरामीटर कोई और हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये टाइम ही का सेंस देगा। ठीक है, अभी हम आगे चल के देखेंगे तो हमारे पास ये टाइम ही का सेंस देगा पैरामीटर। ठीक है, यस। ओके, नाउ these collections of curves define a smooth 2D surface। जिस तरह हमारे पास अब इन सबको इकट्ठा कर दें तो ये हमारे पास एक सरफेस बन रही है ना, पेपर ये सब अजले जो भी कर्व्ड सरफेस ही है वो बन रही है हमारे पास, embedded in a manifold M of arbitrary dimensions। नाउ और हम इसको किस में, ये जो 2D बन रही है ये हमारे पास 2D सरफेस हो सकता है, ये 3 डायमेंशनल है स्पेस टाइम में हो सकता है, ये 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में हो सकता है, ये n डायमेंशनल स्पेस टाइम में हो। तो इसको हम बेसिकली एम्बेड कर रहे हैं। ठीक है ना, किसी में भी एम्बेड कर सकते हैं इसको, किसी भी हाई डायमेंशन स्पेस टाइम में मैनिफोल्ड में हम इसको एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ the entire surface is set of points x mu, दो पॉइंट दो जो हैं वो पैरामीटर्स का फंक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं एस और टी का। ठीक है, दैट बिलोंग टू मैनिफोल्ड एम। ठीक है, जिस भी मैनिफोल्ड में ये हमारे पास 2D सरफेस है, वेयर फॉर ईच जियोडेसिक एस इज फिक्स्ड। जिस तरह हम एग्जाम्पल में हमने यहाँ ये बनाया तो हर जियोडेसिक में हमारे पास जो है वो s की वैल्यू फिक्स है और वो t की वैल्यू के ऊपर रन कर रही है। ठीक है, इन द कर्व्ड स्पेस टाइम देयर आर टू नेचुरल वेक्टर्स फील्ड्स टेंजेंट टू द जियोडेसिक। एक हमारे पास जो नेचुरल वेक्टर जो टेंजेंट टू द जियोडेसिक बनते हैं वो हमारे पास एक टी म्यू बनता है। ठीक है, उसको डिफाइन अगर हम करें तो हमारे पास क्या होगा, पार्शियल एक्स म्यू ओवर पार्शियल टी, और ये क्या है, टेंजेंट अलोंग फिक्स्ड एस। ठीक है, और दूसरा क्या बनता है, एस म्यू पार्शियल एक्स म्यू ओवर पार्शियल एस विच इज डेविएशन वेक्टर हो गया या टेंजेंट अलोंग फिक्स्ड टी। नाउ इसको जो ज्यादा सूटेबल है कहना, वो डेविएशन वेक्टर कहना ज्यादा सूटेबल है। इसकी वजह ये है कि लेट्स से आपने ये एक जो सेकंड वाली जो डेसिक है ये चूज कर ली। ठीक है ना, तो अगर एस म्यू इस जियोडेसिक के ऊपर 0 है तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एग्जैक्टली उस जो पार्टिकल मूव कर रहा है अगर उसके लिए एस म्यू 0 है तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल जो है वो एग्जैक्टली इसी जियोडेसिक पे ही हमेशा मूव करता रहेगा। लेकिन एस म्यू की वैल्यू अगर कोई नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब कि पार्टिकल जो है वो इस जियोडेसिक को छोड़ के किसी और जियोडेसिक पे मूव कर जाएगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो यस सर। बेसिकली जो एस म्यू है इसको हम डेविएशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आपने एक चूज कर ली और फिर हमारे पास एक डेविएशन वेक्टर चूज डिफाइन हो गया। ठीक है ना?
सो इस एग्जांपल में अगर हमारे पास यही जियोडेसिक्स जो है वो फिक्स्ड टी के साथ होती तो इनकी जो डेफिनेशन थी वो भी रिवर्स हो जानी थी। सो वो जियोडेसिक्स जो फिक्स टी के साथ थी और एस के अलोंग मूव कर रही होती उनके लिए टी म्यू जो है वो डेविएशन वेक्टर होता और एस म्यू क्या होता, टेंजेंट वेक्टर होता। राइट, ये तो बात समझ आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. ओके नाउ अब हम एक कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं। नंबर एक, रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी अगेन अब देखिए ना, हम हमारे पास डेफिनेशन आना शुरू से हो गई है। सो रिलेटिव वेलोसिटी जब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो हम किस पैरामीटर के अलोंग करेंगे? जिस पैरामीटर के अलोंग जो है वो हमारे पास जियोडेसिक रन कर रही है। नाउ एग्जांपल में हमारे पास जो जियोडेसिक है वो टी के अलोंग रन कर रही है, ठीक है। बिकॉज एग्जाम्पल में हमारे पास जियोडेसिक जो है वो टी के अलोंग रन कर रही है, तो जो v म्यू होगा रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या होगा? t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव s का, ठीक है। या फिर इसको अगर मैं क्या करूं, चेन रूल अप्लाई करूं तो चेन रूल अप्लाई करके इसको मैं ये भी लिख सकता हूं टी रो डेल रो एस म्यू, ठीक है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन जब मैं डिफाइन करूंगा तो वो अगेन टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो जाएगा किसका? वेलोसिटी का। और इसको भी चेन रूल अप्लाई करके हम लिख सकते हैं टी रो डेल रो वी म्यू, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जब टी रो की वैल्यू डालो तो टी रो हमारे पास क्या है? पार्शियल एक्स म्यू ओवर पार्शियल टी, ठीक है। सो ये पार्शियल एक्स म्यू ओवर पार्शियल टी है और ये क्या है हमारे पास? पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास s का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से रह जाता है, ठीक है। या यहाँ पे हमारे पास अगेन वही t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके गुड। और अगर हम इसकी रिवर्स वाली परपेंडिकुलर वाली जियोडेसिक्स उठा रहे होते तो हम किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते? s की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते, राइट। ये बात समझ आ रही है ना हम सबको? सर रिपीट करते हैं। देखिए अगर हमारे पास यही जियोडेसिक्स जो हैं वो ये ना होती, बल्कि जो एग्जाम्पल में हमारे पास हैं ये ना होती, बल्कि हमारे पास इसके इस डायरेक्शन में होती, ये जो कर्सर की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में होती तो हम वेलोसिटी वेक्टर डिफाइन जब करते तो हमारे पास s की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आना था, ओके सर। टी की रिस्पेक्ट से नहीं आना था। हम किसकी? देखें जब हम वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो हम किस वेक्टर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं? जिस पैरामीटर के किस पैरामीटर के अलोंग की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं? उस पैरामीटर की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं जिस पैरामीटर के अलोंग जो है वो हमारे पास जियोडेसिक्स मूव कर रही हैं, यस सर। ठीक है। तो अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में होती, जिस डायरेक्शन में ये कर्सर मूव कर रहा है, तो हमारे पास s के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेते वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए, और क्योंकि t फिर फिक्स था जियोडेसिक्स के ऊपर, उन जियोडेसिक्स के ऊपर, यहाँ पे s फिक्स्ड है तो s की वजह से नहीं ले सकते। सिंस s एंड t आर द बेसिस वेक्टर्स, ऑफ कोर्स s और t क्या बना रहे हैं? ये हमारे पास बेसिस वेक्टर है ना। हम जब ये 2D सरफेस बना रहे हैं तो इसके बेसिस वेक्टर हमारे पास कौन से हैं? एक s है और दूसरा हमारे पास t है। तो इसका मतलब है फिर तो ये कम्यूट भी करेंगे, ठीक है। कम्यूट करेंगे तो मतलब कम्यूटेशन रिलेशन तो ये है ना, s कोमा एस टी इज इक्वल टू टी एस, या इसको हम इन शॉर्ट इस तरह से लिखते हैं s कोमा टी कम्यूटेशन रिलेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब यहीं Yes, पर sir. हम क्या कर लेते हैं? एस टी को का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास अगेन सिंपल जिस तरह से हम शुरू से कर सकते हैं कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. इस कम्यूटेशन रिलेशन का डेरिवेटिव ले लिया ना, वो भी 0 होगा। तो इट मींस कि हमारे पास एस रो डेल रो टी म्यू इज इक्वल टू टी रो डेल रो एस म्यू होगा, ठीक है।
इक्वेशन 3.206 तक हम पहुंच गए। यस सर। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। नाउ अब ये जो हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन डिफाइन किया था, ये विच इज ए म्यू, यहाँ पे हम वी म्यू की वैल्यू डाल देते हैं। वी म्यू क्या था? टी रो डेल रो एस म्यू, राइट? टी रो डेल रो एस म्यू, ठीक है? ठीक है यस ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने जो सिंबल है वो चेंज कर दिया, क्योंकि रो पहले से अपीयर हो रहा था, तो अब हमने जो, और ये कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई हो रही थी, तो मैंने अब सिग्मा लिख दिया है, ठीक है? क्योंकि मैं रो दोबारा नहीं लिख सकता ना, ठीक है ना? ये तो हमें पता है ना। यस सर। ओके, और ये जो कि डमी इंडेक्स है तो फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब हम इक्वेशन ये जो 302 है 3.206 जो है इसको यूज करते हैं। तो टी रो डेल रो टी सिग्मा डेल सिग्मा एस म्यू की जगह जो है वो हमारे पास एस रो डेल रो और टी म्यू भी आ सकता है। सो हमने ये डाल दिया। सो हमने डाला तो हमारे पास क्या हो गया? एस सिग्मा डेल सिग्मा टी म्यू, ठीक है? इक्वेशन 3.26 को यूज कर लिया। नाउ यहाँ पे भी वही, अब चूंकि ये हमारे पास डेरिवेटिव हो रहा है दो टर्म्स का, तो हम अगेन यही अप्लाई करेंगे कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव पहला वैसे ही। इसको हम लिबनिज रूल कहते हैं, ठीक है? सो अगेन यही हमने किया। सो हमने पहले s का डेरिवेटिव हो गया, दूसरी वाली टर्म वैसे ही आ गई, देन s वाला वैसे ही आ गया और दूसरी वाली टर्म आ गई, ठीक है? ऑल राइट, Yes, sir. ठीक है। ओके, नाउ अब हम अगेन ये जो फर्स्ट टर्म है टी रो डेल रो एस सिग्मा, यहाँ पे हम अगेन इक्वेशन 3.206 यूज करके इसको हम लिख देते हैं एस रो डेल रो टी सिग्मा। यहाँ तक ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं पहली टर्म में, तो हम दोबारा यूज करके इसको लिख दे। यस सर। ठीक, ठीक है। और सेकंड टर्म में हम क्या कर रहे हैं? टी रो एस सिग्मा तो हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे हमने देखें यहाँ पे हमने इस इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया है, ठीक है? ये हमारे पास क्या था? रो सिग्मा, हमने यहाँ सिग्मा रो लिख दिया है। तो जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो हमारे पास क्या होगा? एक रीमैन टेंसर भी आ जाएगा। ये एग्जैक्टली यही है कि हमारे पास जो आप लोगों का मिड का एक वो भी था, क्वेश्चन भी था कि हमारे पास जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है वो कम्यूट नहीं करते, बल्कि वो उनका जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो रीमैन टेंसर के साथ आता है। याद आ रहा है? यस जी सर सर। ठीक है ना? ये वही है जो आप लोगों का एक क्वेश्चन था, उसको हमने यूज करके इसका ऑर्डर चेंज किया, तो साथ हमारे पास रीमैन टेंसर भी आ गया। ओके, यहां तो कोई मसला है? No, sir. नो सर। ओके, वेरी गुड। नाउ यहाँ पे अब बस हमने ये जो सेकंड टर्म है ना इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है? सो ये हमारे पास इक्वेशन अल्फा बन गई, ठीक है? नाउ अब हम एक यहाँ देखें, एक अगेन हम दोबारा जो है वो लिबनिज रूल यूज करते हैं कि एस सिग्मा डेल सिग्मा और टी रो डेल रो टी म्यू क्या होगा? अगेन के पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फिर दूसरे का डेरिवेटिव और पहला ऐसे ही, ठीक है? ये आ गया। और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पहली वाली टर्म है ना ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आते हैं, तो एस रो टी रो और डेल सिग्मा डेल रो टी म्यू, जो कि हमारे पास कहाँ है? जो कि हमारे पास ये सेकंड टर्म है इक्वेशन अल्फा की, इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है? ओके, Yes, sir. ओके सर। ठीक है। ये जब मैं वैल्यू डाल रहा हूं तो अब हम देख सकते हैं कि ये कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, जिस तरह फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? और सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी।
नाउ जो रिमेनिंग रह गया वो हमारे पास क्या रह गया, ए म्यू इज इक्वल टू आर म्यू न्यू रो सिग्मा टी न्यू टी रो एस सिग्मा, इक्वेशन 3.207 या 208, ठीक है। नाउ ये जो इक्वेशन है ये मुझे क्या कह रही है कि एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रीमैन टेंसर के। ये बात समझ आ रही है? Yes, यस sir. सर। वेरी गुड। सो ये हमें क्या कह रहा है कि अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो हमें क्या कह रहा है कि द अबव इक्वेशन इज द जियोडेसिक डेविएशन इक्वेशन and tells that the relative acceleration between the neighboring geodesics is proportional to the curvature. So curvature जितना ज्यादा होगा तो relative acceleration जो है वो हमारे पास neighboring geodesics में उतना क्या होगा हमारे पास ज्यादा ज्यादा। होगा, ठीक है, हाँ जी ज्यादा होगा। सो मतलब कि जियोडेसिक डेविएशन जो है वो उतनी ज्यादा पॉसिबल होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली कि जो डेसिक्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे बेसिकली, ठीक है। जो डेसिक्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल जो है वो किसी कर्व्ड स्पेस टाइम में हमारे पास किसी एक फिक्स्ड जो डेसिक को के अलोंग मूव नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि मूव करते हुए वो एक जो डेसिक से दूसरे जो डेसिक के ऊपर जंप कर जाए, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये जो जंप करने का मतलब है ना वो ये है कि इमेजिन करो कि आपके पास जो है ना वो एक पेपर है, और यही जिस तरह पेपर है और पेपर पे आपने जो है ना वो जियोडेसिक्स बना दी हैं, और अब उसी पेपर को आप जो है वो बॉल बनाने की कोशिश करो। तो जब आप उस पेपर से बॉल बनाओगे तो जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये बेसिकली जो है ना वो जियोडेसिक डेविएशन है कि जब एक पार्टिकल जो है वो एक लाइन के ऊपर मूव कर, एक जियोडेसिक के ऊपर मूव कर रहा होगा तो वो डेविएट भी कर सकता है उस जियोडेसिक से, ठीक है। लेकिन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर्वेचर के, रीमैन कर्वेचर के, ठीक है। सो बेसिकली कर्वेचर जो है वो डिफाइन कर रहा है जियोडेसिक डेविएशन को, ठीक है। Okay, sir. ठीक है। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था जियोडेसिक डेविएशन का, ठीक है। ये समझ आ गया? Yes, sir. ओके। इसकी मैं वीडियो भी बना के अपलोड कर दूंगा, और फिर अगर आप लोगों को दोबारा भी डिस्कस करना हुआ तो हम अगेन भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट। लेट मी टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग नाउ।